एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए। बेहतरीन एक्टिंग, शानदार डांसिंग, डैशिंग लुक्स और किलर पर्सनालिटी वाले एक्टर जिनकी परफेक्शन के दीवानों ने इन्हें ग्रीक गॉड कहकर पुकारा। जिन्होंने अपने टैलेंट और काबिलियत के दम पर नेपोटिज्म की परिभाषा ही बदल दी और ये साबित कर दिया कि इंसान की किस्मत खुद अपने हाथों में होती है। जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से अवार्ड्स की झड़ी लगा दी और महज 30 फिल्मों में काम कर 6 फिल्म फेयर अवार्ड और 100 से भी ज्यादा दूसरे अवार्ड्स जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादीशुदा होने के बावजूद बार बार अफेयर्स और आशिक मिजाजी के चलते इनका घर टूट गया और करीब 400 करोड़ रुपए खर्च कर इन्हें फिल्म इंडस्ट्री का सबसे महंगा तलाक देना पड़ा। जिंदगी की खुशियों का बंटवारा शंख और अजान की आवाज से तय नहीं होता। क्या आप मानेंगे कि डांसिंग सुपरस्टार कहलाने वाले इस एक्टर के जीवन में ऐसा मोड़ आया जब इन्हें डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि डांस तो दूर, अब ये ठीक से चल भी नहीं सकेंगे। कि जिस दिन मेरा ये घुटना और वो एंकल ठीक हो गया तो मैं रुकूंगा। तो कौन है ये एक्टर और इनकी पर्सनल लाइफ में ऐसी क्या मजबूरियां रही कि बॉलीवुड या हॉलीवुड के किसी भी सुपरस्टार एक्टर से ज्यादा टैलेंटेड होने के बावजूद ये फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम बरकरार नहीं रख सके। Hey Joe, yes I spoke to Mr. Yamamoto and we need to get somebody please, कोई इसका फोन बाहर फेंक दो यार। Graduation is done, right? Yes, वो क्या कर रहा है यार? Are you mad? बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़े और भी कई राज। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नए मिलेनियम में नया सितारा बनकर उभरे सबके चहेते करिश्माई एक्टर ऋतिक रोशन की। तो इससे पहले कि इनके सितारे बनने और सक्सेस की राह पर लड़खड़ाने के बारे में बात करें, सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या रहा इनका बैकग्राउंड, साथ ही कैसे शुरू हुई इनकी बॉलीवुड जर्नी। बिना मांगे ही मिल गया है सब, मेहरबान हुआ। 10 जनवरी 1974 को मुंबई में जन्मे ऋतिक बॉलीवुड के चर्चित रोशन परिवार में पैदा हुए। इनके पिता राकेश रोशन अपने जमाने में एक्टर रहे, जिन्होंने बाद में फिल्म डायरेक्टर के तौर पर कोयला, करण अर्जुन और कोई मिल गया जैसी के लेटर से शुरू होने वाली कुछ फिल्में भी बनाई। इनके दादा रोशन लाल नागरथ अपने जमाने में मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर रहे, तो वहीं इनके नाना जे ओम प्रकाश फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे। इनके चाचा राजेश रोशन भी जाने माने म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर रहे। ऋतिक से 2 साल बड़ी इनकी बहन सुनैना रोशन आगे चलकर फिल्म प्रोड्यूसर बनी, तो वहीं इनकी माँ पिंकी रोशन हाउसवाइफ है। हालांकि एक स्टार परिवार में जन्म लेने के बावजूद ऋतिक को बचपन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दरअसल ऋतिक के दाहिने हाथ में एक एक्स्ट्रा अंगूठा था और बचपन में इन्हें हकलाने की समस्या थी, जिस वजह से स्कूल में इनका खूब मजाक उड़ाया जाता और इन दोनों ही वजहों से बचपन में ये कभी अपनी पर्सनालिटी को लेकर कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाए। ये दूसरों से बात करने में कतराते रहे और स्कूल में ओरल टेस्ट्स में तबीयत खराब का बहाना बनाकर छुट्टी कर देते। जब ऋतिक ने सोचा कि ये बड़े होकर एक्टर बनेंगे तो एक दिन इन्होंने अपने एक फ्रेंड को इस बारे में बताया। हालांकि इनके दोस्त ने ये कह दिया कि तू ठीक से एक लाइन तो बोल नहीं पाता, एक्टर कैसे बनेगा। दोस्त की ये बात ऋतिक को खटक गई और इन्होंने अपने हकलाने की समस्या को ठीक करने की ठानी। ऋतिक ने थेरेपी लेना शुरू किया और साथ ही फिल्म के डायलॉग्स को नोट कर उन्हें बार बार बिना हकलाए बोलने का प्रयास करने लगे। इस तरह वक्त और प्रयास के साथ इनकी हकलाने की समस्या कम होने लगी। हालांकि ये पूरी तरह ठीक नहीं हो सके। खैर, ऋतिक ने मान लिया कि ये इंसान ही हैं और उस लिहाज से हर इंसान की तरह इनके भीतर भी कुछ न कुछ कमियां तो जरूर रहेंगी। कहा जाता है कि इस समस्या से निजात पाने के बाद ऋतिक ने हमेशा स्टैमरिंग के मुद्दे पर खुलकर बात की और अपने पर्सनल लेवल पर ऐसे बच्चों की मदद भी की जिन्हें स्टैमरिंग की समस्या रही। ऋतिक, ये ट्रू है कि बचपन में तुम्हें स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती थी? जब आप बोलते हो you get stuck, you just stop and you don't know why and और ये कब तक चली डुगू तुम्हारी प्रॉब्लम? अभी तक?
वहीं जानकारों की माने तो इनके नाना ऋतिक को अपना लकी चार्म मानते थे और अपनी फिल्मों में इन्हें किसी छोटे मोटे रोल में जरूर लेकर आते थे। पहली बार ऋतिक साल 1980 में आई फिल्म आशा में नजर आए जब ये मात्र 6 साल के रहे। नन्हे ऋतिक जब किसी म्यूजिक पर डांस करने का प्रयास कर रहे थे तभी इनकी जानकारी के बगैर इनका वीडियो बना लिया गया और इसे फिल्म में ऐड कर दिया गया। इसके बाद ऋतिक को कुछ और फिल्मों में इसी तरह के छोटे और अनक्रेडिटेड रोल्स में देखा गया। हालांकि इन्हें डायलॉग बोलने का मौका मिला साल 1986 में आई फिल्म भगवान दादा में। नाम गोविंदा, काम शांति नगर फैक्ट्री का मैनेजर और भगवान दादा का बेटा। ऋतिक को लगने लगा था कि ये बड़े होकर एक्टर ही बनेंगे, लेकिन इनके पिता ने कभी इस डिसीजन के लिए इन्हें सपोर्ट नहीं किया। किशोरावस्था में ही ऋतिक को एक और बीमारी स्कोलियोसिस का पता चला, जिसमें इंसान की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। तब डॉक्टर्स ने इन्हें ये कह दिया कि ऋतिक अपने जीवन में कभी डांस या स्टंट नहीं कर सकते हैं। ऋतिक ने हिम्मत नहीं हारी और करीब 1 साल के इलाज के बाद जब ये एक बार एक बीच पर भारी बारिश में फंसे थे तभी इन्होंने हिम्मत जुटाकर बारिश में जॉगिंग करने का सोचा। एक इंटरव्यू में ऋतिक ने बताया कि ये जॉगिंग करने के लिए उठे और जैसे जैसे दर्द कम होता गया ये अपनी स्पीड बढ़ाते गए। इसके बाद इन्हें समझ आ गया कि ये ठीक हो रहे हैं और ये एक बार फिर से एक्टर बनने के सपने देखने लगे। ऋतिक इस दिन को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट मानते हैं। वहीं इनके पिता राकेश रोशन को लगता था कि ऋतिक को ना ही एक्टिंग आती है और ना ही कोई हीरो बनने वाली पर्सनालिटी है और इस वजह से ऋतिक को फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहने की नसीहत देते रहे, यानी घर की मुर्गी दाल बराबर। पिता के इस रुख की वजह से ऋतिक अपने शुरुआती करियर में काफी कंफ्यूज्ड रहे। कभी इनका मन अपने दोस्तों को देखकर होटल मैनेजमेंट करने का हुआ तो कभी इंजीनियरिंग। बताया जाता है कि इस कंफ्यूजन से तंग आकर एक दिन ऋतिक अपने पिता राकेश रोशन के पास जा पहुंचे और उन्हें साफ साफ कह दिया कि इन्हें एक्टिंग ही करनी है। साथ ही ऋतिक ने यह भी कहा कि ये चाहते हैं कि राकेश रोशन अपनी फिल्म में इन्हें एक मौका दें। उस दौरान रोशन साहब अपनी फिल्म किंग अंकल की मेकिंग में व्यस्त थे। ऋतिक के इंसिस्ट करने पर उन्होंने ऋतिक को अपनी फिल्म में काम तो दिया, लेकिन एक्टर का नहीं बल्कि स्पॉट बॉय का। दरअसल राकेश रोशन देखना चाहते थे कि ऋतिक एक चैलेंजिंग जॉब का प्रेशर हैंडल कर पाते हैं या नहीं। कहा जाता है कि 19 साल के ऋतिक ने मन लगाकर काम किया। कभी लोगों को खाना और ड्रिंक सर्व किया तो कभी माइक और लाइट्स पकड़कर घंटों खड़े रहे। ऋतिक के हार्ड वर्क से राकेश रोशन प्रभावित हुए और अपनी अगली फिल्मों जैसे करण अर्जुन और कोयला में इन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर रखा। वहीं एक इंटरव्यू में ऋतिक ने बताया कि कोयला फिल्म की शूटिंग के दौरान ये रोज पैकअप के बाद शाहरुख खान के सीन्स प्रैक्टिस किया करते और उनके डायलॉग्स खुद से रिकॉर्ड कर अपनी एक्टिंग स्किल्स को सुधारने का प्रयास करते। इस दौरान ऋतिक ने मुंबई के सिडेनहम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री प्राप्त की। साथ ही किशोर नमित कपूर के यहाँ एक्टिंग क्लासेस भी ली। चलिए अब आपको बताते हैं कि इन्हें डेब्यू फिल्म कैसे मिली जिसने इन्हें रातों रात स्टार बना दिया। हुआ यूं कि उन दिनों इनके पिता राकेश रोशन एक फिल्म पर काम कर रहे थे जिसकी स्क्रिप्ट भी उन्होंने खुद ही लिखी थी। इस फिल्म में हीरो के तौर पर वो शाहरुख खान को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन जब ये स्क्रिप्ट लेकर शाहरुख के पास गए तो उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़कर फिल्म के लिए मना कर दिया। बताया जाता है कि राकेश रोशन बेहद निराश हुए और इन्होंने ये फिल्म अपने बेटे ऋतिक को लेकर बनाने का फैसला किया। इस तरह साल 2000 में आई फिल्म कहो ना प्यार है बॉलीवुड में बतौर लीड एक्टर ऋतिक की डेब्यू फिल्म बनी। चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं ताजा। इस फिल्म में इनके ऑपोजिट पहले करीना कपूर डेब्यू करने वाली थी, लेकिन कुछ दिनों की शूटिंग के बाद किसी मतभेद की वजह से उन्हें अमीषा पटेल से रिप्लेस कर दिया गया। अमीषा की भी ये डेब्यू फिल्म रही और बताया जाता है कि इस फिल्म में अपने लुक्स को एनहांस करने के लिए ऋतिक ने फिल्म से पहले सलमान खान से ट्रेनिंग और टिप्स भी लिए। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए और ऋतिक रातों रात स्टार बन गए। इनके चाचा राजेश रोशन के म्यूजिक पर ऋतिक के डांस ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए और ऋतिक का क्रेज बच्चे बच्चे के सर चढ़कर बोलने लगा। इस फिल्म के लिए पहली बार किसी एक्टर को फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट डेब्यू एक्टर और बेस्ट एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसी साल इनकी 2 और फिल्में फिजा और मिशन कश्मीर भी रिलीज हुई। हालांकि ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रहीं। तेरे हाथों में आ सजदा
साल 2001 में ऋतिक फिल्म यादें और कभी खुशी कभी गम में करीना कपूर के ऑपोजिट नजर आए। देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना। बॉक्स ऑफिस पर यादें तो कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन मल्टी स्टारर फिल्म कभी खुशी कभी गम ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। साथ ही फिल्म में ऋतिक के अभिनय को क्रिटिक्स ने खूब सराहा। अच्छा, आप मुझे इज्जत देना चाह रहे हैं इसलिए मेरा नाम नहीं ले सकते। ये तो बहुत अच्छी बात है। तब तो इज्जत मुझे भी आपको देनी होगी। मैं आपको भैया बुला सकता हूँ? भैया होगा तेरा बाप। देखिए, बाप में मत जाइए। हालांकि इसके बाद ऋतिक ने एक बुरा दौर भी देखा जब साल 2002 के दौरान इनकी फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे, ना तुम जानो ना हम, मुझसे दोस्ती करोगे और मैं प्रेम की दीवानी हूँ फ्लॉप हो गई। यार जॉनी, आज वाकई गर्मी समझिए बीच है। I mean, just suppose it's the beach यार। फिल्म क्रिटिक इन्हें वन फिल्म वंडर कहने लगे, तो वहीं लोगों को भी इन फिल्मों में ऋतिक की एक्टिंग ने कुछ खास प्रभावित नहीं किया। ऋतिक को भी इससे निराशा हुई, जिसके बाद इन्होंने अपनी अगली फिल्म कोई मिल गया के लिए जी तोड़ मेहनत की। फिल्म रिलीज हुई तो क्रिटिक से लेकर दर्शकों तक सभी ऋतिक की एक्टिंग देखकर मंत्रमुग्ध हो उठे और फिल्म ने उस साल कमाई के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। दुनिया में किसी आदमी को छोटा मत समझिए सर, क्योंकि हर छोटा कभी ना कभी बड़ा जरूर हो जाता है सर। इस फिल्म की कामयाबी से ऋतिक ने अपने सभी आलोचकों को करारा जवाब दिया और एक बार फिर इन्होंने इस फिल्म के लिए उस साल फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स अवार्ड भी अपने नाम किया। इसके बाद साल 2004 में ये फरहान अख्तर की फिल्म लक्ष्य में अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए। सिनेमाघरों में तो ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन जब इस फिल्म को टीवी पर रिलीज किया गया तो इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बताया जाता है कि ऋतिक ने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की और आज भी इसे वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग फिल्म्स में काउंट करते हैं। अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है तो। इसके बाद साल 2006 में ये फिल्म कोई मिल गया की सीक्वल क्रिश में एक सुपर हीरो अवतार में नजर आए, जिसने इन्हें बच्चों के बीच खूब लोकप्रियता दिलाई। माँ का गुस्सा तुम मुझ पे क्यों उतार रही हो? अब वो पोल पर नहीं चढ़ा तो मैं क्या करूं? और यहाँ की मछलियाँ खुद मेरे हाथ में आने के बजाय मेरे हाथ में कभी कैन तो कभी जूता तो कभी वो पकड़ा गई। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इन्हें कई इंजरीज भी हुई, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और अपने सारे स्टंट खुद ही किए, जिस कारण इन्हें फिल्म क्रिटिक्स से खूब सराहना मिली। इसी साल आई फिल्म धूम 2 में इन्होंने ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और बिपाशा बासु के साथ काम किया और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इस फिल्म में ऋतिक एक चोर के किरदार में नजर आए, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। साथ ही इन्होंने उस साल बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किया। दिल लगाना दिल जले से दिल जल जाएगा, इश्क करना इश्क ही तुझे। साल 2008 में ये आशुतोष गोवारिकर की फिल्म जोधा अकबर में नजर आए। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है। दरअसल ऋतिक एक बार आशुतोष गोवारिकर की फिल्म स्वदेश के लिए मना कर चुके थे। हालांकि फिल्म की सफलता से ये इतने प्रभावित हुए कि जब आशुतोष अपनी फिल्म जोधा अकबर की स्क्रिप्ट लेकर ऋतिक के पास आए तो इन्होंने फौरन हामी भर दी। इस फिल्म के लिए ऋतिक को तलवारबाजी और उर्दू भाषा भी सीखनी पड़ी। या अल्लाह, फारसी में एक कहावत है, आज़मास्त की बरमास्त चुनी दीगरे नीस्त। ऐश्वर्या राय के साथ ऋतिक की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया और फिल्म सुपरहिट रही। साथ ही इस फिल्म के लिए ऋतिक को साल के बेस्ट एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद साल 2008 में ये फिल्म क्रेजी 4 में एक आइटम सॉन्ग करते नजर आए, जो कि बेहद लोकप्रिय हुआ। फिर साल 2009 में ये जोया अख्तर की डायरेक्शनल डेब्यू फिल्म लक बाई चांस में एक छोटे रोल में नजर आए। फिर साल 2010 में आई फिल्म काइट्स में ये मैक्सिकन एक्ट्रेस बारबरा मोरी के साथ दिखाई दिए। हालांकि ये फिल्म भारत में तो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सकी, लेकिन ये फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म रही जो कि नॉर्थ अमेरिका के टॉप 10 फिल्मों में शामिल हो सकी। You see this? $15,000. $15,000.
हालांकि इस फिल्म के बाद ऋतिक और बारबरा के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने ऋतिक की पर्सनल लाइफ को पूरी तरह बदल दिया, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में आगे करेंगे। इसी साल ऋतिक संजय लीला भंसाली की फिल्म गुजारिश में ऐश्वर्या राय के साथ नजर आए। फिल्म में ऋतिक ने जादूगर की भूमिका निभाई जो कि पैरालिसिस से जूझ रहा होता है। क्या तुम्हें लगता है डॉक्टर कि साइंस इतनी प्रोग्रेस करेगा इन माय लाइफ टाइम फॉर मी टू वॉक अगेन? No. क्या मेरे हाथ चलेंगे? No. माय फिंगर्स, माय टोज? No. ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन क्रिटिक्स ने इसमें ऋतिक के अभिनय की खूब प्रशंसा की और ऋतिक भी इसे अपनी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में काउंट करते हैं। You wanna play? Huh? All right, come on, just you and me. Come on. Boom, 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 boom. इसके बाद साल 2011 में ये जोया अख्तर डायरेक्टेड मल्टी स्टारर फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में नजर आए। फिल्म सुपरहिट रही और ऋतिक की नेचुरल एक्टिंग ने खूब तारीफें बटोरी। मैं 8 साल का था जब मेरे डैड गुजर गए। मेरी माँ के लिए सिर्फ ढेर सारा कर्ज छोड़ के। बहुत जल्दी समझ गया था कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसों से चलती है। फिर साल 2012 में आई फिल्म अग्निपथ में निभाए इनके किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया और अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ की रीमेक ऋतिक की अग्निपथ भी सुपरहिट रही। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है। परवाही बताया जाता है कि फिल्म अग्निपथ की शूटिंग के दौरान ऋतिक को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई और डॉक्टर्स ने इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए सजेस्ट किया। करीब 6 महीने रेस्ट करने के बाद इनका वजन काफी बढ़ गया और इस वजह से इनकी अगली फिल्म क्रिश 3 की शूटिंग के लिए ऋतिक पर प्रेशर बढ़ने लगा। इसके बाद ऋतिक ने अपने विल पावर और जबरदस्त डिसिप्लिन का प्रदर्शन करते हुए इंटरनेशनल फिटनेस ट्रेनर क्रिश गेथिन की मदद से इस बीमारी से बाहर निकल एक बार फिर से शानदार बॉडी बनाई और जबरदस्त वापसी की। साल 2013 में आई फिल्म कोई मिल गया की सीक्वल क्रिश 3 में इनके साथ प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत नजर आए और ये फिल्म भी सुपरहिट रही। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। साल 2014 में ये अमेरिकन फिल्म नाइट एंड डे की रीमेक फिल्म बैंग बैंग में कैटरीना कैफ के ऑपोजिट नजर आए। फिल्म में ऋतिक के फ्लर्टी माचो मैन के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया और फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही। हालांकि अपनी दूसरी फिल्मों की तरह ही फिल्म बैंग बैंग के एक्शन सीन्स की शूटिंग भी ऋतिक बिना स्टंट मैन के खुद ही करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिल्म में कुछ हाई रिस्क एक्शन सीन्स शूट करने के दौरान ऋतिक को सर में चोट आ गई, जिसकी वजह से इन्हें करीब 3 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट में रहना पड़ा। खैर, इसके अगले साल यानी साल 2015 में ये हनी सिंह के गाने धीरे धीरे से में नजर आए, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद साल 2016 में ये आशुतोष गोवारिकर डायरेक्टेड फिल्म मोहनजोदाड़ो में नजर आए। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद ऋतिक ने संजय गुप्ता डायरेक्टेड साल 2017 में आई फिल्म काबिल में अभिनय किया, जिसमें ये एक अंधे व्यक्ति के किरदार निभाते नजर आए। आपकी आंखें तो खुली रहेंगी सर, पर आप कुछ देख नहीं पाएंगे। आपके कान खुले रहेंगे पर आप कुछ सुन नहीं पाएंगे। इस फिल्म में ऋतिक की जबरदस्त एक्टिंग ने दर्शकों से लेकर क्रिटिक्स तक सबको मंत्रमुग्ध कर दिया और फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, मैं तेरे साल 2019 ऋतिक के लिए बेहद खास रहा क्योंकि इनकी 2 बेहतरीन फिल्में सुपर 30 और वॉर रिलीज हुई। और फिर मैंने तुम्हारे अब्बू की बाईं आंख में गोली मारी, जस्ट टू बी सेफ। दाईं आंख में भी। बताया गया कि इन्होंने फिल्म सुपर 30 के लिए अपना वजन और अपनी कमर का साइज 8 इंच तक बढ़ाया है। अमीर लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए, हमारी राह में सा बड़ा बड़ा गड्ढा खोदती है। तो वहीं फिल्म वॉर में ये खुद से 16 साल छोटे सुपर फिट एक्टर टाइगर श्रॉफ को जबरदस्त टक्कर देते नजर आए।
इसके बाद साल 2022 में इनकी फिल्म विक्रम वेधा रिलीज हुई, जो कि कब आई और कब चली गई दर्शकों को पता भी नहीं चला। आप और हम बिल्कुल एक जैसे हैं सर, और एक दूसरे की वजह से। चूहा और बिल्ली एक जैसे हो गए। अरे बिल्ली की वाली तो चूहे से ही होती है सर। फिर नवंबर 2023 में ये सलमान खान की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म टाइगर 3 में कैमियो रोल में नजर आए, जो YRF स्पाई यूनिवर्स में इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को दर्शाता है। हाल की बात करें तो ये अपनी फिल्म फाइटर को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। फिल्म में ये एयरफोर्स ऑफिसर के रोल में अनिल कपूर और दीपिका पादुकोण के साथ नजर आ रहे हैं और इनके लुक को भी खूब पसंद किया जा रहा है। कॉन्फिडेंट। चलो तुम्हें जम्मू घुमाती हूँ। क्यों, तुम्हारा एक्स यहाँ से था? नहीं, पर शायद नेक्स्ट यहाँ से हो। वहीं ऋतिक की पर्सनल लाइफ की बात करें तो बताते हैं कि अपनी फिल्म कहो ना प्यार है की सफलता के बाद इन्हें शादी के लिए करीब 30,000 प्रपोजल मिले। हालांकि शादी के लिए इन्होंने अपनी बचपन की दोस्त और जाने माने एक्टर और फिल्म मेकर संजय खान की बेटी सुजैन खान को सिलेक्ट किया और दोनों ने साल 2000 के दिसंबर महीने में शादी कर ली। इस शादी से दोनों को 2 बेटे हुए, रेहान और रिधान। हालांकि जानकारों की माने तो शादीशुदा ऋतिक सूरज बड़जात्ता की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ में काम करने के दौरान करीना कपूर को दिल दे बैठे और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। लड़का ये कहता है लड़की से होठों पे दबी दबी। लेकिन जब ये खबर मीडिया गलियारों से होते हुए सुजैन तक पहुंची तो उन्होंने ऋतिक से इस बारे में सवाल पूछे, साथ ही करीना के साथ काम ना करने की हिदायत दी, जिसे ऋतिक ने मान लिया और फिर कभी करीना के साथ फिल्म में काम नहीं किया। वहीं करीना की मां बबीता ने भी करीना को ऋतिक से दूरी बनाने की हिदायत दी और इस तरह इस रिश्ते का अंत हो गया। लेकिन फिर कुछ समय बाद ऋतिक की जिंदगी में आई मैक्सिकन ब्यूटी बारबरा मोरे। दिल क्यों ये मेरा शोर करे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भले ही ऋतिक और बारबरा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी इनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री जोर पकड़ चुकी थी और फिर यह खबर सुजैन के कानों तक भी पहुंच गई। सुजैन पहले एक बार करीना के साथ ऋतिक के अफेयर की खबरों से परेशान हो चुकी थी और अब बारबरा मोरे के साथ अफेयर की खबरों ने ऋतिक और सुजैन के बीच दूरियों को और बढ़ा दिया। बताया जाता है कि इसी के बाद सुजैन समझ गई कि ऋतिक पर अब वो ट्रस्ट नहीं कर सकती और वो ऋतिक से दूर रहने लगी। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि इसके बाद ऋतिक के मनाने और बारबरा के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने की शर्त पर सुजैन घर वापस लौट आई। लेकिन खबरों के मुताबिक फिर साल 2013 में क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान इनकी जिंदगी में एक्ट्रेस कंगना रनावत की एंट्री हो गई। हालांकि कंगना और ऋतिक की दोस्ती तो फिल्म काइट्स की शूटिंग से ही शुरू हो गई थी, लेकिन कथित तौर पर ये दोनों क्रिश 3 की शूटिंग के साथ रिश्ते में आ गए और जब इस बात की खबर सुजैन को लगी तो उन्होंने ऋतिक को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया। बताते हैं कि ऋतिक और सुजैन ने साल 2014 में म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले लिया और इस डिवोर्स में सुजैन ने पति ऋतिक से 400 करोड़ रुपए की एलिमनी राशि की डिमांड की। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला करीब 380 करोड़ में सेटल हुआ और इस तरह ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का अब तक का सबसे महंगा डिवोर्स साबित हुआ। वहीं ऋतिक से जुड़ी कंट्रोवर्सी की बात करें तो जनवरी 2016 में खबर आई कि फिल्म आशिकी 3 के मेकर्स इस फिल्म में कंगना और ऋतिक को साथ कास्ट करना चाहते थे, लेकिन ऋतिक के कहने पर कंगना को इस फिल्म से हटा दिया गया। फिर एक सार्वजनिक इंटरव्यू में कंगना ने ऋतिक को सिली एक्स कह दिया। कंगना ने कहा कि पूर्व बॉयफ्रेंड बहुत सारी मूर्खतापूर्ण चीजें करते हैं ताकि उन्हें अटेंशन मिल सके, लेकिन मैं उससे अब बाहर निकल चुकी हूँ। रजत सर, मैंने उसके पिताजी को फोन किया 2015 में और मैंने उनको बोला कि आपका बेटा ऐसा ऐसा करता है। उसके बाद मुझे फोन करके कहते नहीं, तो वो कह रहा है कि उसको तुमसे नहीं मिलना है और तुम लोगों का कुछ नहीं है, तो ये मैटर को तुम यही। क्वीन रिलीज हुई तो क्वीन से पहले इसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया था। क्वीन रिलीज हुई तो फिर से आ गए, जनाब मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इसी दिन ऋतिक ने एक ट्वीट किया और कहा कि मेरी पोप से रोमांस करने की संभावना किसी भी शानदार महिला से ज्यादा है। इसके बाद कंगना ने भी कई बार ऋतिक के साथ अपने संबंधों को लेकर सार्वजनिक रूप से बात की। कंगना के दावे के मुताबिक ऋतिक ने अपनी पत्नी सुजैन से तलाक के बाद इनसे शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में ऋतिक ने इन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। इस बयान के बाद ऋतिक ने कंगना को एक लीगल नोटिस भेज दिया जिसमें यह डिमांड किया गया कि वो इनसे माफी मांगे, लेकिन कंगना ने माफी मांगने से इनकार कर दिया।
लेकिन ऋतिक कंगना से प्रेम संबंध को नकारते रहे और ये विवाद इसी तरह खिंचता रहा। खबरों के मुताबिक ऋतिक अब सबा आजाद नाम की एक महिला के साथ रिलेशनशिप में है और अब इन दोनों का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। ये कपल आजकल पब्लिकली रोमांस करते देखा जाता है। वहीं खबर ये भी है कि ऋतिक और सबा जल्द ही शादी करने वाले हैं। खैर, एक सुपरस्टार एक्टर से कहीं ज्यादा क्वालिटीज वाले ऋतिक की बॉडी से लेकर फेशियल फीचर्स तक सभी इन्हें नॉर्मल इंडियन से काफी अलग और अट्रैक्टिव बनाती हैं। वहीं एक्टिंग की बात करें तो रोमांटिक सीन हो या इमोशनल, एंग्री सीन हो या एक्शन, मिलिटेंट से लेकर देशभक्ति और हैंडीकैप से लेकर सुपर हीरो तक निभाए अपने सभी कैरेक्टर्स को ऋतिक ने सिल्वर स्क्रीन पर हमेशा के लिए जीवंत कर दिया। कहा जाता है कि ऋतिक ने कभी भी मास ऑडियंस को देखकर फिल्में साइन नहीं की, बल्कि इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि एक कॉमर्शियल फिल्म की स्टोरी भी दमदार हो सकती है। जोधा अकबर, अग्निपथ, काबिल और सुपर 30 जैसी फिल्में ऐसी ही फिल्में रहीं जो कॉमर्शियल फिल्में थीं, लेकिन पूरी तरह से प्लॉट ड्रिवन। ये भी कहा जाता है कि साल 2002 में बैक टू बैक अपनी सभी फिल्में फ्लॉप होने के बाद ऋतिक फिल्मों के सिलेक्शन में कुछ ज्यादा ही सावधानी बरतने लगे और इस वजह से ये अब सिर्फ चुनिंदा फिल्में ही करते हैं। ये अलग अलग बीमारियों और फिटनेस को लेकर भी लंबे समय तक परेशान रहे। 50 साल के हो चुके ऋतिक ने अपने 24 साल से भी लंबे फिल्मी करियर में सिर्फ 30 फिल्मों में काम किया और अलग अलग कारणों से स्वदेश, दिल चाहता है, फास्ट एंड फ्यूरियस 7 और पिंक पैंथर 2 जैसी फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया। और शायद यही वजह रही कि इन्हें वो स्टारडम नहीं मिल सका जो कि राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान को उनके करियर के पीक पर हासिल हुआ। I'm the last of the stars. खैर, ऋतिक की 3 पीढ़ियों ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना अहम योगदान दिया और ऋतिक भी पूरी मेहनत और लगन से उस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ऋतिक के फैंस इनकी एक झलक पाने को बेताब रहते हैं और इनकी फिल्मों का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। तेरा मेरा मिलना कहानी जैसा है, चलो बह जा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सच में शाहरुख खान ही बॉलीवुड के आखिरी सुपरस्टार हैं? या फिर ऋतिक रोशन को भी शाहरुख के बाद अगला सुपरस्टार मान लेना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बस तुम्हें देख लिया, अब तुम चल जाओ, तुम जाओ। साथ ही ऋतिक की कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगी और ऋतिक पर बनी हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। कपड़े अच्छे पहनता है, डांस अच्छा करता है, एक्टिंग अच्छा करता है, रोता है, फाइटिंग क्या है जो नहीं करता। You get completely mesmerized by him.